हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज की वीडियो में ये हमारी क्लास 4 है लूसेंट की बुक जिसमें हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम वैदिक सभ्यता और महाजनपदों के उदय उदय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी को कवर किया है और उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने पिछली वीडियो में प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल को कवर किया था। इस वीडियो में हम ऐतिहासिक काल के अंदर वैदिक सभ्यता और महाजनपद पदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक चली। ये आर्यों के द्वारा लाई गई थी। ये निर्मित वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों के द्वारा निर्मित थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें जो वैदिक सभ्यता थी इसको 2 भागों में बांटा गया, जिसके अंदर ऋग्वैदिक काल था जो 1500 से 1000 बीसी तक चला था, और सेकंड है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 बीसी तक था। तो हम आर्यंस के बारे में जानते हैं। जो आर्य आए थे हमारे, जो आर्य जिन्होंने ये वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था उनके बारे में जानकारी लेते हैं। जो आर्य थे वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर जो थे उनके अनुसार इनका मूल स्थान जो था वो मध्य एशिया को बताया गया था। मैक्स मूलर के अनुसार भाषा थी इनकी संस्कृत, और इनके जो प्रशासनिक इकाई थी आर्यों की वो 5 भागों में बटी हुई थी, जिसमें कुल था। कुल का मुखिया जो था वो कुलप होता था। ग्राम का मुखिया को ग्रामिणी कहते थे। विश्व के मुखिया को विश्वपति, जन के मुखिया को राजन और राष्ट्र होते थे। ये 5 इकाई में बटा हुआ था इनका जो प्रशासन था। उसके बाद जो आर्य आर्य थे, जो सूत और रत्कार व कमादी नामक जो अधिकारी थे उनको रत्नी कहा जाता था। पूर्व को दुर्गापति कहते थे। स्पष्ट जो जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था उसको स्पष्ट कहते थे। उस समय वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो थे वो अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। और जो राजा थे, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। 2 संस्था थी, सभा और समिति। सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, और जो समिति थी वो सामान्य लोगों की संस्था थी। इसके अंदर जो जो इसमें जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा जाता था। ईशान मतलब एक तरह से किंग ही होता है। और जो वैदिक सभ्यता थी उसके अंदर जो समाज था वो पितृ प्रधान था, जिसके अंदर जो परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, और इसके जो पिता थे उसको कुलप कहा जाता था। स्त्रियां थी वो अपने पति के साथ जो यज्ञ होते थे उसमें भाग लेती थी। यज्ञ के कार्यों में कार्य करती थी अपने पति के साथ मिलकर इस समय में। और जो अरे पीछे रह गए, जो ऋग्वेद थे उस समय ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय। बाल विवाह नहीं था उस समय, पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। विधवा जो थी वो अपने पति के भाई के साथ विवाह कर सकती थी। अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनके बाद जो विधवा पत्नी थी उनकी, वो उनके भाई के साथ विवाह कर सकती थी। उस समय ऐसा था। और जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली महिलाएं थी उनको अमाजू अमाजू कहा जाता था। और जो इनका आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। ये 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीस। और जो अंदर पहनने वाले कपड़े थे उनको नीवी कहा जाता था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन और कृषि करना, और इनके द्वारा खोजी गई धातु थी वो लोहा थी। अब आता है सो तो अब हमने आर्यों के बारे में पढ़ा कि आर्य किस तरह से थे, किस तरह से आए, क्या क्या उन्होंने किया, किस चीज़ की खोज करी, इसके बारे में पढ़ा। और अब हम इसके अंदर जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 भागों में बांटा गया। उसका पहला काल था ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 बीसी तक चला था। इसमें अब हम उसको पढ़ते हैं। तो जो ऋग्वेद है उसके 7वें मंडल में 10 राग के युद्ध का उल्लेख है, जिसके अंदर जो युद्ध है वो रावी नदी या फिर परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है, जिसमें जो युद्ध है वो परुष्णी या रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया, जिसमें जो सुदास था वो विजयी हुआ था।
ऋग्वेदिक जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था उस समय ऋग्वेदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका उल्लेख जो है वो 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, जिसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी है उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय जो है वो उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य है उनकी जांघों से उत्पन्न हुए हैं। और जो शूद्र हैं वो उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। किसमें उल्लेख है इसका? 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। अब है वेदों में जो लिखा है, गाय की हत्या या फिर उसे घायल करने वाले के लिए जो वेद है उसमें इनके लिए मृत्यु दंड और देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। मतलब जो उस समय में क्या था कि उस समय में नहीं, वेदों में क्या लिखा गया है कि जो गाय हैं उनकी अगर कोई हत्या करता है या फिर उसे कोई घायल करता है तो उसके लिए साफ साफ वेदों में लिखा गया है कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर उसको देश से निकाला जाएगा। अब आता है आर्यों का उस समय ऋग्वेदिक काल में प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता उस समय इंद्र थे। ये व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पणी कहते थे उस समय। लेन देन के में जो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी प्रचलित थी। मतलब जो लेन देन करते थे उस समय वस्तु का आदान प्रदान होता था। जैसे उसके पास कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है और उसको दूसरे पर्सन को उसकी जरूरत है तो वो उससे लेन देन में एक्सचेंज कर लेते, उससे उससे वस्तु का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद है ऋण देकर लेने वाले को वैकनाट सूदखोर कहा जाता था उस समय। और मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जो देवता थे वो अग्निदेव थे, उनकी पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदी थी, ऋग्वेद में जो नदी थी वो उल्लिखित है, वो कौन कौन सी है? सरस्वती नदी जो कि सबसे पवित्र मानी गई है ऋग्वेद के अंदर, गंगा नदी है जिसका एक बार उल्लेख किया गया है, यमुना नदी है जिसका 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, सिंधु नदी है जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अब आता है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 बीसी तक चला था, जिसमें इसमें क्या था? इसमें जो प्रिय देवता थे इंद्र के स्थान पर प्रजापति हो गए थे और इसमें ही विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किया गया है। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किसमें किया गया? उत्तर वैदिक काल में। और इसमें जो थे वो जो वर्ण होते थे वो व्यवसाय की बजाय अब जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। जैसे पिछली बार वो ऋग्वेदिक काल में क्या होता था कि जो 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 किसमें लोगों को जो व्यवसाय है उसको लोगों का जो वर्ण है वो व्यवसाय में एक तरह से जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र है ना, इस तरह से व्यवसाय को देखा जाता था। लेकिन अब इसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो जन्म है ना, अब उसके आधार पर जिसका जन्म जिसमें होता था उसके आधार पर उनका व्यवसाय निर्धारित किया जाता था। अब सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है इस समय में। सांख्य दर्शन जो था वो एक तरह से सबसे प्राचीन मूल तत्व माना जाता है, जिसमें मूल तत्व जो है उसका 25 है और पहला तत्व प्रकृति था। मुंडकोपनिषद जो है उससे उसमें से हमने जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये आप याद करना। लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की गई। किसने की है? विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। श्राद्ध की प्रथा जो है सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि के द्वारा शुरू की गई है। कौशाम्बी नगर है उसमें पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर जो था उसमें पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य था जो कि महाभारत, जय संहिता और महाभारत जो महाकाव्य था वो 2 भागों में बटा हुआ था। महाकाव्य जो था वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। जो पहला है महाभारत है, दूसरा है रामायण। महाभारत का दूसरा नाम भी है जय संहिता और इसको जो रचना की है इसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की गई है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहलाता है। अब करते हैं तो महाजनपदों का उदय मतलब बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जैसे आज के समय में जो हमारा भारत है वो 28 राज्यों में बटा हुआ है, तो उस समय जो हमारा जो भारतवर्ष था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जो 16 महाजनपद हैं वो ये हैं। ये है अंग,
जो कि इसकी राजधानी चंपा है और आज के समय में भागलपुर मुंगेर के आसपास के क्षेत्र पूर्वी बिहार में ये स्थित है। मगध है राजगिरी, गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, पटना, गया, ये आसपास के क्षेत्र को उस समय मगध में था और आज के समय में वो पटना गया के आसपास का क्षेत्र बन गया है। काशी था महाजनपद उस समय में, जो कि इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि आज के समय में बनारस में है, उत्तर प्रदेश में। वत्स है जो उस समय महाजनपद था, जो कौशाम्बी राजधानी थी उसकी, वो आज के समय में इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। और फिर फिफ्थ है वज्जी, जो कि वैशाली, विदेह, मिथिला इसकी राजधानी है, जो कि आज के समय में दरभंगा, मधुबनी के आसपास के क्षेत्र बिहार में है। कोसल श्रावस्ती राजधानी है, अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। अवंती महाजनपद, उज्जैन, महिष्मती राजधानी, जो कि आज के समय में मालवा, मध्य प्रदेश में है। मल्ल जो है महाजनपद, वो कुशावती थी इसकी राजधानी, और ये देवरिया उत्तर प्रदेश में है आज के समय में। पंचाल जो है अहिछत्र काम्पिल्य इसकी राजधानी है, और ये आज के समय में उत्तरी उत्तर प्रदेश में है। और चेदी जो है ये महाजनपद शक्तिमती राजधानी है इसकी, और ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में है आज के समय में। कुरु जो महाजनपद है वो इंद्र प्रदेश प्रस्थ इसकी राजधानी है, जो कि दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आसपास के क्षेत्र जो आज के समय में है। मत्स्य महाजनपद था, विराटनगर इसकी राजधानी थी, जो कि आज के समय में जयपुर और राजस्थान के जयपुर को राजस्थान का जयपुर कहा जाता है, जिसको उसका पहले नाम था मत्स्य। कंबोज जो था महाजनपद, उसकी राजधानी हाटक थी, जो कि आज के समय में राजौरी, हाजरा उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी है, वो आज के समय में आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अश्मक महाजनपद है, जो कि पोतन इसकी राजधानी थी, जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी की घाटी के आसपास का क्षेत्र है। ये एकमात्र महाजनपद था दक्षिण भारत का। अब है लास्ट 16वां गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। ये पेशावर व रावलपिंडी के आसपास के क्षेत्र पाकिस्तान में है। तो ये महाजनपद थे 16, जो आज के समय में उनके नाम चेंज हो गए हैं और ये इस नाम में है। तो इस वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता और महाजनपद के बारे में, महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म, इन सारे धर्मों को कवर करेंगे। तो थैंक यू।